हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस अफेयर्स। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी योर प्लान, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन गो अबाउट थिंग्स फॉर दिस ईयर। इट डज़ नॉट मीन नेसेसरीली कि आपको ऐसे ही सारे अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है या फिर आपको ऐसे ही सारे अपने टाइम को डिवाइड करना है। इट डज़ नॉट मीन दैट। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन फॉर्मुलेट अ प्लान सूटिंग टू योर ओन नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि कितना टाइम आपको किसको देना चाहिए और कैसे देना चाहिए और कितना टाइम एक्चुअली आपके पास बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है दैट इज़ डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम द सॉर्ट ऑफ एग्जाम दैट यू गॉट इन 2020, आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रीलिम्स इज नो मोर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दैट इट यूज टू बी। अब यहाँ पर एनालिसिस आ गया है कि अगर आपको चीज़ें डेप्थ में नहीं पता है यू कैन नॉट डू दी क्वेश्चंस एट ऑल। तो मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी जो पहले कुछ अलग हुआ करती थी वो अब कुछ सेम सेम सी ही होने लग जाएगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी स्कीम, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो ओनली और नॉट का डिफरेंस, राइट। कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने पॉइंटर्स हैं या कितने पॉइंटर्स हुआ करते थे। अब इस केस में प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग मत लीजिए। यू आर गोइंग टू गो अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट्स द वे यू डू। किसी भी चीज़ को लाइटली लेना ही नहीं है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर बात यह है कि आपको ऑब्जेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस मॉक की करनी पड़ेगी कि हाउ डू यू गो अबाउट द 100 क्वेश्चंस दैट यू हैव। और मेंस के अंदर आपको वही राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाउ डू यू गो अबाउट द 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। अब अगर हम बात करें प्रिलिम्स की तो इट इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ एनालिटिकल, एंड इसके अंदर आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। कि बेसिकली आपका पूरा पेपर आप स्टैटिक और डायनामिक में डिवाइड कर सकते हो। बात समझो, स्टैटिक वो पोर्शन होगा जो आपका डायरेक्टली या तो एनसीईआरटी से आ रहा है या आपका स्टैंडर्ड बुक से आ रहा है, जो आपको पता है कि दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज। आपसे पूछ लिया कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, इट इज स्टैटिक। लेकिन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया, किसी स्कीम के बारे में पूछ लिया, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इट इज गोइंग टू बी डायनामिक। आपको समझना है कि 50% पेपर आप स्टैटिक से भी कंप्लीट कर सकते हो, 50% आप डायनामिक से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें से कुछ 10-20% ऐसा होता है जो स्टैटिक और डायनामिक को मिला के आप कंप्लीट कर सकते हो। अब आप डायनामिक पे तो ज़्यादा भरोसा रख नहीं सकते हो कि करंट अफेयर्स आपको क्या पता क्या आ जाए, कभी नहीं हुई किस्मत अच्छी, आपने कुछ और पढ़ा कुछ और आ गया। बट दिस पोर्शन इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अगर आपने एनसीईआरटीज, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स ढंग से पढ़ी हैं तो ये 50% या फिर 40% जितना भी आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन सॉल्व इट वेरी आराम से। अब अगर आप बात करें डायनामिक की तो ये जो स्टैटिक का पोर्शन होगा ये आपको डायनामिक में भी हेल्प करेगा। मेंस की बात करिए, सब्जेक्टिव है, क्या मतलब है कि आपके पास ऐसे 4 ऑप्शंस नहीं होंगे, आपके पास एक शीट होगी, आपको आंसर्स लिखने हैं। इट इज़ गोइंग टू बी लेंदी। तो फैक्ट्स और परसेप्शन दोनों ही मैटर करते हैं। आपको जो भी लिखना है उस आंसर के अंदर फैक्ट होने चाहिए। आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने आपको सिलेबस में ही समझाया था कि व्हाट द यूपीएससी इज आस्किंग ऑफ यू इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें दोगे, हम नहीं चेक करेंगे, हम नहीं मार्क्स देंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी फैक्ट्स प्लस परसेप्शन। आपसे उन्होंने पूछा आप क्या सोचते हो इस बारे में, तो इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब अगर हम बात करें कि स्टेप्स कैसे आपको स्टेप्स वाइज इस पूरे प्लान के लिए जाना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए सिलेबस पढ़ना। I have made a video on the syllabus, but if you do not want to see the video, it's totally fine. Go through the notifications यूपीएससी की, और ये नोटिफिकेशन जो होगी इसके अंदर आपको बीच में जाके कहीं सिलेबस दिखेगा। उस सिलेबस की प्रिंट आउट लीजिए, 2 कॉपी निकालिए, ताकि एक कॉपी पे जब आप लिख लिख के उसको ख़राब भी कर दो आपके पास दूसरी एग्जिस्ट करती हो। ऑल द टाइम यू शुड हैव अ कॉपी ऑफ सिलेबस इन योर हैंड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग। पढ़िए, रिकग्नाइज कीजिए और फिर एक्ट कीजिए। पढ़ने का मतलब क्या है कि समझिए कि कहाँ से ये क्या पूछ रहे हैं। पॉलिटी का मतलब ये नहीं है उन्होंने आपसे सारी चीज़ें पॉलिटी की जितनी भी दुनिया में एग्जिस्ट कर ली हैं पूछ लिया। उन्होंने आपको एक सेट डेफिनेशन दी है, देखिए ये पूछेंगे और यहाँ तक पूछेंगे। मेंस में तो एटलीस्ट दी है, प्रीलिम्स फिर भी थोड़ा वेग हो सकता है। रिकग्नाइज करिए कि कौन से आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। अगर आप साइंस से आ रहे हैं, आपने आर्ट्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है, आपने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। बट देन साइंस एंड टेक वाला पेपर GS3 इज गोइंग टू बी अ लिटिल ईजी फॉर यू। सो यू हैव टू रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई दोज एरियाज जो आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। स्टेप सेकेंड होगा ऑप्शनल। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आपका एग्जाम 2025 मार्क्स का है तो इसमें से 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के होते हैं।
आप ये देखेंगे कि ऑप्शनल में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके मेंस के मार्क्स भी ऊपर जाते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन. दिस इज समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज फॉर यू. अगर आपने पॉलिटी लिया है और आपने आईआर को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट दिस इज द टाइम यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि वट ऑप्शनल शुड आई हैव. अब इसको ये मत लेना कि मेरे को इस ऑप्शनल की लिस्ट में से ये मेडिकल बहुत अच्छा लग रहा है, चलो पढ़ लेते हैं. यहाँ पर आप बैचलर्स नहीं कर रहे हो, मास्टर्स नहीं कर रहे हो. यू आर रीडिंग एंड स्टडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एंड दैट इज़ वाई गो फॉर एन ऑप्शनल जो आपको जीएस में हेल्प करे, जो आपको कंपटीशन में हेल्प करे, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे. अब जब हमने ये हेल्प वाली बात कर लिया तो आपको ये और आइडेंटिफाई करना है कि उस पर आपकी कमांड अच्छी हो. वो आप कैसे करोगे? बार बार इसको रिवाइज करके. यू नीड टू स्कोर गुड इन दिस ऑप्शनल सो एज टू मेक इट पॉसिबल कि जीएस में अगर कुछ अच्छा नहीं भी जाता है तो ऑप्शनल आपका आपके साथ हमेशा रहेगा. स्टेप 3 गाइज इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ऐसे स्कैटर्ड तरीके में तो तैयारी मत ही करना, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने प्री दिया था एंड आपको पता है कि प्री नहीं हो रहा है, यू माइट बी एट अ लो पॉइंट राइट नाउ, बट डू नॉट लेट एनीथिंग बी स्कैटर्ड. बी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि दिस होल स्ट्रगल जितनी ये पढ़ाई की है उतनी ये टाइम मैनेजमेंट की भी है. आपका टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, इतने सारे आपके पास लिटिल लिटिल सेक्शंस भी होंगे, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड गिव देम टाइम दैट दे डिजर्व. अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बैठ गए हो, देखते हैं पॉलिटी कब खत्म होगी, देखते हैं फिर ज्योग्राफी शुरू कर लेंगे. यू हैव टू गो कैटेगरी वाइज. हर चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुडे, व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुमारो. क्या मैं एक हफ्ते बाद करूँगा, क्या मैं एक महीने बाद करूँगा, और कैसे मैं मई में जाके अगले साल अपना प्री दोबारा से शुरू करूँगा देना. और फिर अगर मेरा प्री क्लियर हो जाता है, विच ऑब्वियसली इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो मैं मेंस तक क्या करूँगा. दिस इज समथिंग दैट कैन बी लेफ्ट ऑन प्रिलिम्स वाला टाइम, बट अभी ये जो एक साल है, डू नॉट वेस्ट इट एट ऑल. सो सबसे पहले 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. नोट्स कंसोलिडेट कीजिए. जो 1 महीना प्रीलिम्स से पहले या जो 2 महीने आपके मेन से पहले रहेंगे, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्या आपके पास नोट्स प्रेजेंट हैं. क्योंकि यू कैन नॉट गो टू डिफरेंट बुक्स एंड से कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया. नहीं, अपने नोट्स कंसोलिडेट कीजिए. एक अगर आपका स्पाइरल पॉलिटी का है तो उसके अंदर पॉलिटी का सारा मटेरियल आपका अपना होना चाहिए. रिवाइज कीजिए जितनी बार हो सके. 2-3 टाइम्स तो इट इज़ एडवाइस्ड. आपको लग रहा है 2-3 बार में काम नहीं बन रहा है, 4-5 बार कीजिए, बिकॉज रिविजन इज़ द की. आपको प्रीलिम्स में जाके ये दिखेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, फिर आप 50-50 प्रोबेबिलिटी पे रह जाओगे. क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है. आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा. आपको लग रहा है ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो दिस सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय रिविजन. वंस यू आर डन विद रिविजन क्वेश्चंस, अब आपने जो भी पढ़ा है आपने एक फाउंडेशनल बेस बना लिया है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट इन टू द फील्ड. नाउ यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस. जहाँ भी दिक्कत आ रही है, यू रीविजिट द रिविजन पार्ट, यू रीविजिट द कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स पार्ट. आप नोट्स में देखेंगे और वापस से अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, विच मेक्स अप द मॉक्स या सेक्शनल. और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू मेजर सब्जेक्ट्स या सेक्शंस ऑफ दिस होल एग्जाम, प्रीलिम्स और मेंस को मिला के हम बात करेंगे. तो प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहले आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है. आपको सिलेबस में फर्स्ट पॉइंटर पे ही दिया हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली एक सेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल का दिया हुआ है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए. देन एंशियंट कल्चर और मेडिवल आपके ये वाले सेक्शंस भी होते हैं. ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट है. पॉलिटी के अंदर इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस दैट इज हैपनिंग. इकोनॉमी प्लस सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. बेसिकली क्लाइमेट चेंज अलग से आपको पॉइंटर दिया हुआ है, इसलिए यू शुड अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये हो गई प्रीलिम्स की बात. मेंस में सेक्शंस देखते हैं. सेक्शंस हो गए आपके आर्ट एंड कल्चर. क्योंकि हमने प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा वेटेज आर्ट एंड कल्चर को नहीं दिया, यहाँ दे देते हैं. इसी में आप अपने एंशिएंट को काउंट कर लीजिए. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड इंटरनल सिक्योरिटी, जो आपका प्रीलिम्स डज नॉट मेक अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन, बट मेंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, बजट और सेकेंड ARC रिपोर्ट यू शुड रीड टू मेक योर आंसर्स मोर एनरिच्ड. देन वी हैव एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ऑप्शनल के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने मेंस के मार्क्स को बरकरार रख सकते हो. नथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन योर इंटरव्यू आफ्टर दिस. नथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन योर GS आफ्टर दिस. क्योंकि GS में इतना तो पढ़ के गए होगे कि कुछ तो ढंग के नंबर आ ही जाएंगे. नाउ यू हैव 250 मार्क्स फ्रॉम हेयर एंड 500 पहले से. तो इन 700 में से आप जितने मार्क्स लाते हो, दे आर नेवर गोइंग टू बिट्रे यू. देन 1 year प्लान फॉर UPSC. अब
प्लान कैसे कर रहे हैं, ये सेक्शंस क्यों समझ रहे थे, ताकि हमें ये पता हो कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें लेने हैं और किन किन सब्जेक्ट्स पे हमें ध्यान रखना है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, एंड दैट इज़ व्हाट यू वर सपोज टू डू, कि आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे ये सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आई तो टेक एंशेंट एंड मेडाइवल टुगेदर। अगर आपको लग रहा है कि एंशेंट और मेडाइवल को आप साथ में नहीं ले सकते हो, तो आप इसको अलग अलग ब्रेक कीजिए। आई टेक पॉलिटी एंड गवर्नेंस टुगेदर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, पॉलिटी और गवर्नेंस अलग अलग है, हमें तो इसे ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कीजिए, एंड देन गिव इट असाइंड मंथ। अब अगर हम जून से अक्टूबर की बात करें, तो ऑलरेडी जून इज गोइंग टू स्टार्ट व्हाट टुमारो। आपके पास कल से एक प्लान होना चाहिए। प्लान क्या होना चाहिए कि आपने पहले प्रीलिम्स दिया है, नहीं दिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सो दैट जहाँ पे भी कमी रही होगी हम उसको पूरा भरते चलेंगे। एनसीईआरटीज आर सुपर इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। जो भी लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड बुक से काम हो जाएगा, नहीं होगा। फाउंडेशनल बेसिस पे अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, तो वो कोई स्टैंडर्ड बुक ठीक नहीं कर सकती है, वो एनसीईआरटी ठीक करेगी। एनसीईआरटी तो आपके हाथों पे ऐसे रटी हुई होनी चाहिए कि मुझे पता है कि फर्स्ट पेज पे क्या है, क्या नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज प्री रेक्विजिट। मतलब अभी तो प्रिपरेशन शुरू भी नहीं हुई है। देन द बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, व्हाट वी कॉल स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत, ये सारी बुक्स आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आएंगे। ये सब आपको जून से अक्टूबर में पढ़ना है, समझना है एक गो में। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इस पूरे टाइम पे आपके पास सिलेबस होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर मैं एंशंट पढ़ रही हूँ, तो ये मेरी एंशंट कहाँ पर सिचुएट हो रही है। अच्छा, जीएस 1 में हो रही है। अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, आईआर पढ़ रही हूँ, अच्छा ये जीएस 2 में हो रही है। अच्छा, मैं ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि जीएस 2 में इसके बारे में पर्टिकुलरली बात करी हुई है। तो यू शुड नो वाई आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। अब इसके बाद ऑप्शनल। जून और अक्टूबर के टाइम पे तो आपका ऑप्शनल डिसाइड होकर शुरू भी हो जाना चाहिए। ऑप्शनल के डिसीजन के लिए गिव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल गेट यू मार्क्स इन मेंस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रैंकिंग सिस्टम एंड फॉर द फाइनल मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग। अब अगर हम बात करें मंथ वाइज प्रिपरेशन की, तो जून में आप क्या कर सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई फॉलोड एंड आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइस। तो जून में आप पॉलिटी कर सकते हैं, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री एंड साथ में ऑप्शनल। ये वन क्या है यहाँ पर, कि एक एक घंटा या 1.5 घंटा आप ऑप्शनल को हर दिन दे सकते हैं। पॉलिटी और मॉडर्न को आप यहाँ पे कैसे डिसाइड या डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 स्लॉट बनाओ या 3 स्लॉट बनाओ अपने पूरे दिन में। ये स्लॉट होगा 1.5 घंटे का, ये स्लॉट आपके 2-2 घंटे के हैं। टोटल आपका यहाँ पे 5.5 आवर्स हुआ है। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है अपने न्यूज़पेपर को देने के लिए, या और भी कोई सब्जेक्ट जो आपको साथ में करना है। मान लीजिए आपको सीसैट पूरे साल साथ में करना है, उसको देने के लिए। अब ये समझना कि ये 2 घंटे आपके ये पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हैं, कि हमने यहाँ पर इनको सिचुएट कर दिया, और 1-1.5 घंटे में हमने इस ऑप्शनल को सिचुएट कर दिया। द सेम वे जुलाई में एंशिएंट मेडाइवल एंड ज्योग्राफी 1। ज्योग्राफी को हमने 2 पार्ट्स में क्यों तोड़ा है, अगर आपका यहाँ पर कुछ छूट जाएगा तो आप यहाँ पर भी इसको अकोमोडेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अब आप ज्योग्राफी को एक ही महीने में करो कंप्लीट और भागे रहो, नहीं। अगर आपको लगता है ये 2 घंटे कम है, यू कैन ऑल्सो मेक इट 3, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बैठना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा घंटों के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स यू दैट वे कि मेंस के पेपर में आपको 3 घंटे ही बैठना है, ठीक है। देन इन अगस्त यू कैन डू ज्योग्राफी का पार्ट 2 एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 1। अब यहाँ पर ऑप्शनल की जगह या तो आप एथिक्स शुरू कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर 2 घंटे देके 1 घंटा एथिक्स को और 1 घंटा ऑप्शनल को दे सकते हो। देन एनवायरनमेंट 2, इकोनॉमी, एथिक्स या ऑप्शनल इनमें से एक। फाइनली इन अक्टूबर यू कैन गो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, आईआर, ऑप्शनल। अब यहाँ पर आपका मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने कहा था कि 5.5 आवर्स या 6.5 आवर्स इसके आपके पूरे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी ऐसे पे पकड़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को असाइन तो कर ही रहे हैं, साथ में आप 2 ऐसे लिख सकते हैं पर वीक। अब ये जो स्लॉट है 2 ऐसे लिखने का, ये आप खुद डिसाइड कीजिए कैसे क्या करना है। अगर आप 2 ऐसे पर वीक भी लिख रहे हैं, एक महीने में आप 8 ऐसे लिख रहे हैं, 12 महीने में आपके आराम से 96 ऐसेज हो जाएंगे। 96 ऐसेज में कुछ तो दिमाग में आ ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही साथ, प्री के या मेंस के। आपने एक टॉपिक किया, इन 3 घंटों में आप आधा घंटा एक ऐसा रख सकते हैं कि ठीक है मैं मेंस का एक क्वेश्चन लिख के देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, या प्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेता हूँ, स्पेसिफिकली द PYQs। अब हर दिन डिवाइड, आपको अपने पूरे टाइम टेबल को ऐसे डिवाइड करना है और एक लॉग रखना है। लॉग का मतलब क्या है, एक रजिस्टर बना लीजिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आज करी, क्या किया आज मैंने कैग पढ़ा, ठीक है। कल मैंने इसकी रिवीजन करनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कल की डेट।
अब मैंने एक हफ्ते बाद की डेट लिखी और मैंने 1 महीने बाद की डेट लिखी. नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि ठीक है, कल रिवीजन हो गया, अब आपके पास इस लॉग में लिखा हुआ है कि कब आपको इसका रिवीजन नेक्स्ट करना है. मेंटेन कीजिए और चेक कीजिए. ऐसे क्या होगा, व्हाट यू हैव रेड वंस यू हैव रेड इट थ्राइस. तो रिवीजन का टाइम आपका ऑलरेडी कम हो गया. यू आर ऑलरेडी रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग एंड राइटिंग. अब अगर हम बात करें, ये होगा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए. आप अकोमोडेट कीजिए जैसे भी आपको करना है, बट जून से अक्टूबर तक आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो जानी चाहिए. अब नवंबर टू जनवरी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नवंबर में हम 4 वीक देंगे 4 सब्जेक्ट्स को. 4 सब्जेक्ट्स को कैसे कि रिवाइज करने के लिए. एक वीक मैंने दिया मॉडर्न को, तो इस एक वीक के अंदर जो भी मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट में कंसोलिडेट किया था मैं उस सबको रिवाइज करूंगी. एक दिया मैंने पॉलिटी को, सब रिवाइज करूंगी. एक मैंने आईआर प्लस इसके साथ मैंने इंटरनल सिक्योरिटी ले ली, क्योंकि ठीक है छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ में मैंने एथिक्स ले लिया. ठीक है, अब सिमिलरली मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ करूँगी. आपको 2 महीने मिल रहे हैं सिर्फ रिवीजन के लिए. ये वो टाइम है जहाँ पर आप PYQs कर सकते हो, साथ में मेंस के क्वेश्चंस भी कर सकते हो और प्री के क्वेश्चंस भी कर सकते हो. वंस यू आर डन विद दिस, यू आर डन विद द बेसिक, लाइक टोटली जो आपका 50% वाला स्टैटिक पार्ट था, अगर आपने ऐसे किया है, इतनी ही ईमानदारी से किया है, यू आर डन विद इट. जनवरी में आके व्हाट यू कैन डू इज मॉक टेस्ट फुल लेंथ, ऑप्शनल के भी अपने मेंस के भी, दोनों ही दे सकते हो. ऑप्शनल का तो इस टाइम पे भी आपको एक एक आंसर तो लिखना ही चाहिए. अब आप इसको कैसे अकोमोडेट करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू. फेब्रवरी टू मई, अब ये वो टाइम होगा जहाँ पर यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि फेब्रवरी के अंदर तो आपकी एप्लीकेशन निकल जाती है एंड यू हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर द UPSC. अब यहाँ पर आके आपको प्रीलिम्स की टेंशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि यू आर डन विद स्टैटिक और साथ में जो आप न्यूज़पेपर को, तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग 1.5 आवर्स या 1 आवर या 2 आवर्स, वट एवर यू गिव टू न्यूज़पेपर. तो फेब्रवरी के अंदर यू आर गोइंग टू गिव मॉक टेस्ट एंड राइट आंसर. एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CSAT. दिस होल मंथ 2 घंटे या 3 घंटे तो आपको पर्टिकुलरली CSAT को दे रहे हैं, क्योंकि UPSC 2023 प्रीलिम्स हैज़ मेड इट क्लियर टू यू कि CSAT भी ईजी नहीं होने वाला है. मार्च के अंदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीलिम स्पेसिफिक. वट एवर यू रेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन कंसोलिडेटेड है, रिवाइज भी है, आप दोबारा दोबारा उसको रिवाइज करोगे. उसको नोट्स किसके बनाने हैं, यहाँ पर आप प्री के मॉक्स दोगे और फिर इनके नोट्स बनाओगे. अब ये नोट्स कैसे बनाने हैं इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. बट अप्रैल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है कि बजट और साथ में आपका सर्वे आता है. ऑलरेडी सारी चीज़ें रिवाइज्ड है, आप सिर्फ यहाँ पे PYQs कर रहे हो या फिर क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप किसी भी कोचिंग के मॉक लगा रहे हो और साथ में फिर इस मॉक को समझ के एनालाइज करके इसके नोट्स बना रहे हो. ठीक है, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बजट और सर्वे इसी महीने में करोगे. आपको नोट्स बनाने हैं, आपको समझना है, आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है. नाउ फाइनली इन मे यू आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव डन टिल नाउ. जो आपने मॉक दिए थे उनका रिवीजन होगा, जो PYQs आपके पास थे उनका रिवीजन होगा, कोई ऐसी प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ है उनका रिवीजन होगा, और सबसे ज़्यादा रिवीजन होगा बजट और सर्वे का, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बजट और सर्वे ही क्लियर कर देते हैं. वट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट, वो चीज़ आपकी UPSC के अंदर ऑब्वियसली हेल्प करती है. मेंस में तो हेल्प करेगी ही करेगी, प्री में तो सबसे ज़्यादा करती है. नाउ वंस यू आर डन विद दिस प्लान, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ठीक है, ये प्लान आपको हेल्प करेगा एक कंसोलिडेटेड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन के लिए काम करने के लिए. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस प्लान, सबसे पहली चीज़ तो दिस इज़ नॉट अ रिजिड प्लान, आपको याद रखना है. यू कैन फॉर्मुलेट योर ओन प्लान, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट. सेकेंड, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम असाइनिंग टाइम टू द सब्जेक्ट, यू स्टार्ट विद इट. आप 2 घंटे बैठ सकते हो, 3 घंटे बैठ सकते हो, वो आपको खुद समझ आ जाएगा. और ये टाइम ऐसे असाइन कीजिए कि बाय अक्टूबर आपका बेसिक एक बार तो सारी चीज़ें, एक बार आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए है, क्योंकि इसी के बाद यू कैन डू मल्टीपल रिविजन्स एंड इफ़ यू हैव टू गेट अ रैंक, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर लक, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कि प्रीलिम्स का पेपर आसान आ जाएगा या मेंस का पेपर आसान आ जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट गाइज. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट.